हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम डी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, देन हम एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम सेपरेटली डी ब्लॉक करेंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। तो डी ब्लॉक जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में आप देख ही सकते हो अपने बुक में। पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है। ठीक है, इनका पोजीशन की अगर हम बात करें तो इनका पोजीशन होता है ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक, यानी कि ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक आपको डी ब्लॉक एलिमेंट देखने को मिलता है पीरियोडिक टेबल पर। ठीक है, देन इनका जो पीरियड बात करेंगे है वो होता है 4th पीरियड से लेकर 5th पीरियड तक। ठीक है, यानी कि 4, 5th, 6th, 7th, ये 4 पीरियड में हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट पाए जाते हैं। इनका नाम डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों है? क्योंकि इनका जो लास्ट एलिमेंट है वो जाता है डी सबशेल में अकॉर्डिंग टू n+l रूल। ठीक है, आपने कन्फिग्रेशन पढ़ा है ना, 1s2, 2s2, 3p6 ऐसे। तो इस तरह लास्ट इलेक्ट्रॉन सॉरी डी सबशेल में जाता है, इसीलिए इन एलिमेंट का नाम हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट। इनमें भी दो टाइप्स होता है, एक है प्योर डी ब्लॉक एलिमेंट और दूसरा है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट हम उन एलिमेंट को बोलेंगे जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर हम देखें तो उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कुछ एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा ही, तो उन्हें हम बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो हम उसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे, सिर्फ वो एक डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट का हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट आर द वन विच पार्शियली फील्ड विच हैव, हम लिख सकते हैं यहाँ पर विच हैव partially filled d orbital in its ground state or any of its oxidation state। यानी कि अगर उस एलिमेंट का ग्राउंड स्टेट में या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसे हम बोलेंगे पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो हम उसे बोलेंगे पार्शियली फील्ड है, कम्प्लीटली फील्ड नहीं है, तो उस एलिमेंट को हम बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, देखते हैं ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं। यानी कि जिन जिन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में डी ब्लॉक कम्प्लीटली फील्ड होगा उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे, उन्हें हम सिर्फ बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। एक्सेप्शन है जैसे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये ग्रुप 12 को बिलोंग करते हैं और ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d10 4s2। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिंक का होता है आर्गन, सॉरी मेरा पेन ख़त्म हो गया, नेक्स्ट पेन लेते। तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा आर्गन 3d10 4s2। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दो डी ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फील्ड है, यानी कि डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है और यहाँ पर 10 ही है, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। सिमिलरली आप कैडमियम और मरकरी के लिए भी देख सकते हैं। तो ये अगर इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले यानी कि Zn2+, तो Zn2+ में इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा 2+, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हम कर देंगे, तो S के 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो क्या होगा 3d10 होगा आउटर कन्फिग्रेशन। लेकिन यहाँ पर भी D का इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फील्ड है, इसीलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट में भी पार्शियली फील्ड नहीं है और एक्साइटेड या फिर ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में भी पार्शियली फील्ड नहीं है।
तो यही रीज़न है कि जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं एफ ब्लॉक के बारे में। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि होते हैं 4f और 5f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं और इसीलिए इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एफ ब्लॉक में जाता है। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल के 2 लंबे पीरियड्स में प्लेस्ड होते हैं। आपने देखा होगा लैंथेनम के बाद एक स्टार मार्क है पीरियोडिक टेबल पर और एक्टिनॉइड्स के बाद भी एक स्टार मार्क है। तो जो स्टार मार्क है उसी के जगह पर है लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, जो कि हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है। ठीक है, और इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर छुपे रहते हैं, इसलिए हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और इनका जो नाम है मैंने आपको पहले भी बताया है, जो कि है लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ठीक है, तो अब हम ऑफिशियली डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ ऐसा है कि इसका जो पैटर्न है 3D सीरीज़ के लिए 3D सीरीज़, इसीलिए इसका d ऑर्बिटल का क्वांटम नंबर होगा 3D, 4D के लिए 4D एंड 5D के लिए 5D। ठीक है, तो 3D सीरीज़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D 1 से लेकर के 10, क्योंकि d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और 4s ऑर्बिटल में तो 2 ही रह सकता है, तो 4s 1 से लेकर 2। 4D सीरीज़ में 4D 1 से लेकर 10 एंड 5s 1 से लेकर 2। 5D सीरीज़ में 5D 1 से लेकर 10 एंड 6s 1 से लेकर के 2। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक उसी तरह d ऑर्बिटल के लिए 6D सीरीज़ में होगा 6D 1 से लेकर के 10 एंड 7s 1 से लेकर के 2। तो अगर हम इन लोगों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये हो जाएगा n-1 d 1 से लेकर के 10 एंड ns 1 से लेकर के 2। ठीक है, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। इसमें भी 2 एक्सेप्शन है। पहला है क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 24, दूसरा है कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर होता है 29। अब देखो क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होता क्या है, क्योंकि ये 24 नंबर पर आता है तो ये आर्गन 18 के बाद होना चाहिए था 3d4 4s2। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है 3d5 4s1, क्योंकि जो हमारा d ऑर्बिटल होता है वो अगर हाफ फील्ड हो जाएगा और फुली फील्ड हो जाएगा तो ये अटेन कर लेगा एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यानी कि इन दोनों का एनर्जी सेम होगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुली फील्ड ऑर्बिटल। क्योंकि हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और अगर ये हाफ फील्ड हो गया तो हर एक ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो यानी कि इन पाँचों इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी सेम है, यानी कि ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्टेबल। और हर एलिमेंट हर मेटल चाहता है कि वो स्टेबल रहे। सेम उसी तरह अगर हम फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसमें भी क्या है, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और 10 के 10 ही फिल हो गए तो हर एक बॉक्स में सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, और क्योंकि सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो इसीलिए एनर्जी भी इन लोगों का सेम हो जाएगा, और इसीलिए ये दोनों ऑर्बिटल या फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो क्योंकि क्रोमियम में 3d4 हो रहा है तो ये s से एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और 3d5 कर लेगा। क्योंकि ये 3d5 होने पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन कर रहा है तो ये 3d5 इजीली ले जाएगा। ठीक है, ये इसका रीज़न है। दूसरा है कॉपर। कॉपर में भी होता है, कॉपर का होता है 29, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 3d9 4s2। ठीक है, अब क्योंकि ये 3d9 है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा d के सबशेल में तो ये हो जाएगा 3d10, जो कि फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसीलिए ये क्या हो जाता है 3d10 हो जाता है ड्यू टू अटेनिंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन।
देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या है, जो कि है जनरल प्रॉपर्टीज़। तो अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट के जनरल प्रॉपर्टीज़ की, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आता है ये सारे मेटल्स होते हैं, यानी कि मेटल के जितने भी प्रॉपर्टीज़ है वो इन सारे एलिमेंट के ऊपर भी लागू होगा, ठीक है। दूसरी बात, ये सारे मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, एक्सेप्शन है मर्क्यूरी, ठीक है, क्योंकि मेटल मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट भी मेलिएबल होगा, डक्टाइल होगा। नेक्स्ट, इनका जो थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये मेटेलिक लस्टर होता है, यानी कि बहुत शाइन होता है, एंड सोनोरस होता है, यानी कि अगर हम इसको बीट करेंगे तो इसमें से आवाज़ आएगा। एक्सेप्शन इसमें भी है जिंक, कैडमियम, मरकरी, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है तो ये सारे क्या होंगे, मेटल के सारे प्रॉपर्टीज़ नहीं शो करेंगे, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में डी ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फील्ड होते हैं। देखते हैं एटॉमिक रेडियाई ट्रेंड के बारे में। जो एटॉमिक रेडियाई होते हैं वो एस ब्लॉक से डी ब्लॉक में एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में डिक्रीज़ करता है अलोंग द पीरियड, ठीक है। यानी कि सबसे एटॉमिक रेडियाई वाला होता है एस ब्लॉक, उसके बाद होता है डी ब्लॉक, उसके बाद होता है पी ब्लॉक, बस। नेक्स्ट हम देखते हैं जो जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है, एटॉमिक रेडियाई मिडिल तक डिक्रीज़ करता है, देन उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है, एंड लास्ट में इंक्रीज़ करता है टुवर्ड्स एंड ऑफ द पीरियड। क्योंकि देखो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी वजह से होता है, और क्योंकि ये मिडिल तक कांस्टेंट होता है, क्योंकि हम कॉपर या फिर क्रोमियम की बात करें तो वो एक्सेप्शन होता है, और क्रोमियम मिडिल में लाई करता है, क्रोमियम और मैंगनीज, क्योंकि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन भी है 3d5 4s1 ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड मैंगनीज का तो 3d5 4s2 है। इन दोनों का डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है, यानी कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इन दोनों का साइज़ भी सेम हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि ऐसा कैसे होता है। तो अगर हम स्कैंडियम से क्रोमियम की बात करें तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक आते आते 3d5 कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ करता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज वो चार्ज होता है जो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन का एक्सर्ट फोर्स करता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम क्रोमियम से कॉपर की बात करें तो क्रोमियम यानी कि क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका 3d5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, और कॉपर यानी कि 3d10। तो इन जो क्रोमियम से कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है वो लगभग स्टेबल होता है, जिसकी वजह से इन एलिमेंट का एटॉमिक रेडियाई कांस्टेंट हो जाता है, और इसका रीज़न होता है शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज द न्यूक्लियर चार्ज। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या है, न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, ऑल्दो ये 11th का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर दूँगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो अगर हम सबसे पहले न्यूक्लियर चार्ज को समझते हैं, न्यूक्लियर चार्ज जनरली पोजेस्ड होता है न्यूक्लियस के लिए, जो कि होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, और न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स, जो कि होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा शेल जिसमें रहता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कूलम्ब फोर्स अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, तो इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि ये न्यूक्लियस की वजह से डेवलप्ड हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे न्यूक्लियर चार्ज। दूसरी तरफ शील्डिंग इफेक्ट वो होता है, तो ये भी हमारा न्यूक्लियस में ही होता है।
मान लो एक एटम के न्यूक्लियस में बहुत सारे शेल्स है, ठीक है। सबसे बाहर वाले शेल को हम बोलते हैं वैलेंस शेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं वैलेंस शेल। इसे हम बोलते हैं पेनाल्टीमेट शेल, पेनाल्टीमेट शेल। और इसके बाद जो आता है इसको हम बोलते हैं एंटी पेनाल्टीमेट शेल। एंटी पेनाल्टीमेट शेल। तो न्यूक्लियस क्या चाहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज़ को या फिर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो ये न्यूक्लियस अब भी चाहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, यानी कि इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा। क्या हो अगर हमने इस बीच वाले शेल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, तो ये क्या होगा, अब न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट वो होता है जो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, अगर ये एफ सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो ये एफ सबशेल ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अंदर के न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा या फिर शील्ड नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, ये न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींच लेगा और ओवरऑल साइज डिक्रीज हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स इनर्ट की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि ये इसका एग्जिस्टेंस से पर्पज़ ही नहीं कर पाते, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा स्टडी। तो हमने देखा जो स्कैंडियम से क्रोमियम तक हमारा आयोनिक या फिर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, फिर क्रोमियम से लेकर कॉपर तक हमारा आयोनिक रेडियस इंक्रीज करता है, कांस्टेंट रहता है, और कॉपर से जिंक तक हमारा आयोनिक रेडियस इंक्रीज करता है। क्योंकि जिंक का कॉन्फ़िगरेशन फुली फील्ड है तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स सभी नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, तो ये क्या करेंगे, अपने आप को रिपल्शन करेंगे, और अगर रिपल्शन करेंगे तो ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। तो अगर साइज़ इतना था पहले और ड्यू टू रिपल्शन ये इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ फैल जाएगा, तो ओवरऑल साइज़ पहले से क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो यहाँ से हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि 3D 4D 5D साइज़ इंक्रीज़ करता है ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रिंसिपल शेल्स, क्योंकि यहाँ पर शेल्स इंक्रीज़ करता है अक्रॉस द पीरियड, राइट। अब हम देखते हैं 4D एलिमेंट्स के साइज़ के। तो 4D एलिमेंट्स का जो साइज़ होता है